Hello students. Today in this lecture we are going to cover few topics like how is Newton's third law of motion and gravitation related, what is the difference between mass and weight, what is gravitation and what is gravity. These are the few topics that we are going to cover in this video. So let's start. Newton's third law of motion and gravitation. So we know what is Newton's third law of motion, right? If an object exerts a force on another object, the second object exerts an equal and opposite force on the first object. This is what we saw in Newton's third law of motion, right? So it is good in the sense it is also applicable when it comes to force of gravitation. तो ये कैसे एप्लीकेबल, मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब अर्थ एग्जर्ट कर रहा है एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स एग्जर्ट करेगा ऑन अर्थ, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी. जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट गिर रहा हो, इवन अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ. एक अगर स्टोन गिर रहा हो एक हाइट से, तो वो एक्सेलरेट हो जाता है एंड इट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ. तो हम कहते हैं कि स्टोन कम्स डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ, है ना. तो आपने ये सोचा होगा अगर ऐसा है अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, तो स्टोन ऑल्सो शुड एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द अर्थ. तो ऐसा क्यों नहीं होता कि अर्थ को हम स्टोन की तरफ उठते हुए लाइक राइजिंग अप क्यों नहीं हम देखते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता? मतलब हम स्टोन को मोशन में देखते हैं पर अर्थ को नहीं देखते, ऐसा क्यों? सो अगर आप न्यूटन्स का सेकेंड लॉ देखेंगे तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. तो उसमें से एक्सेलरेशन क्या हो गया? फोर्स अपॉन मास. यानी मास ऑफ द अर्थ इज वेरी लार्ज एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ विल बी स्मॉल. यानी एक्सेलरेशन और मास में कैसा रिलेशन है? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा. तो कमिंग बैक टू द स्टोन एंड अर्थ वाला चीज़, तो स्टोन जो होता है वो उसकी मास जो है बहुत कम है और अर्थ का मास क्या होगा? बहुत ज़्यादा है. तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है बिटवीन स्टोन एंड अर्थ, वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस स्टोन में. स्टोन विल प्रोड्यूस मोर एक्सेलरेशन क्योंकि उसकी मास क्या है? कम है. The same gravitational force produces very small acceleration in the earth due to its very large mass, negligible amount में. ठीक है, ये लार्ज एक्सेलरेशन के वजह से हम स्टोन को अर्थ की तरफ मूव होते हुए देखते हैं rather than seeing अर्थ राइजिंग अप. ठीक है, तो इस केस में मास ऑफ अर्थ इतना ज़्यादा होने के वजह से जो एक्सेलरेशन अर्थ प्रोड्यूस करता है इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो. ठीक है, आप समझ गए इस चीज़ को? ये फ्री फॉल क्या होता है? अब what is free fall? Before we go to the free fall thing, let me tell you there are few applications of Newton's law of gravitation. जैसे कुछ नॉर्मल और सिंपल जो एप्लीकेशंस है वो हमने पहले भी डिस्कस किया. जैसे हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं किसी प्लैनेट या स्टार का, बराबर, ये एक एप्लीकेशन हुआ. ठीक है, अब फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, जब जो बॉडी मूव कर रहा हो टुवर्ड्स द अर्थ और उसमें अगर कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा हो, मतलब कोई भी फोर्स नहीं एक्ट कर रहा हो अदर देन एक्सेप्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो हम उस ऑब्जेक्ट को, उस चीज़ को फ्री फॉल कहेंगे एंड उस ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉलिंग बॉडी कहेंगे. ठीक है, द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ विथ नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट. यानी बाकी सारे फोर्स को नेग्लिजिबल नहीं तो उस फोर्स को कंसिडर ही किए बिना अगर उसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा हो तो ऐसे फॉल को हम फ्री फॉल कहेंगे. और ऐसे बॉडी जो फ्री फॉल कर रहा है उसको हम बोलेंगे फ्री फॉलिंग बॉडी. व्हेन अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इट फॉल्स विद द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. जब वो एक सर्टेन हाइट से गिर रहा हो वो एक एक्सेलरेशन एक्वायर करेगा. जो एक्सेलरेशन उसने एक्वायर किया है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर जी के साथ. ठीक है, और जो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी जो एक्वायर किया जाता है दैट इज द वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है,
ये एक्सपेरिमेंट हुआ व्हेन जब रॉबर्ट बॉयल ने ही प्लेस्ड अ कॉइन एंड अ फेदर इन अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब, दो ग्लास ट्यूब में एक ग्लास ट्यूब में एक कॉइन और फेदर रखा एंड रिमूव्ड इट्स एयर विद द हेल्प ऑफ अ वैक्यूम पंप, उसमें से हवा निकाल दिया, ठीक है। सो इस ट्यूब को जब इन्वर्ट किया तो कॉइन एंड फेदर फेल टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब एक ही टाइम पे। सो इसका एक ही साथ कॉइन और फेदर बॉटम ऑफ द ट्यूब पहुंचा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है इन ऑल द फ्रीली फॉलिंग बॉडी वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब वो डिपेंड नहीं करता है कि उसका मास कितना है। फेदर लाइट वेट है, कॉइन हैवी है, तो पहले फेदर आएगा या पहले कॉइन आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये कहता है कि एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड नहीं करता मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी पे। दैट्स व्हाट रॉबर्ट बॉयल प्रूव्ड and he proved it, I think, at the age of 25 around, according to the history, ठीक है। तो आप फ्री फॉल क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, समझ गए। अब how did I come up with the value g is equal to, like how did we get to know the value of g is 9.8 meter per second square? तो वो कैलकुलेट करके निकाला गया। मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है, किसी बॉडी का जो मास है वो स्मॉल लेटर m है, उसको एक सर्टेन डिस्टेंस r से ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है, और अर्थ का जो मास है वो m है। तो अगर ऐसा है तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी F इक्वल टू क्या होगा, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन हो गया। पर हमें ऑलरेडी पता है फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि F क्या है, इक्वल टू एम ए है। तो इन दोनों केस में क्या होगा, एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वेट होगा। सो एम ए इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा चिल्ड्रन, ठीक है। यानी ये m और ये m कैंसिल होगा तो a क्या होगा, जी एम बाय आर स्क्वायर। सो फॉर बॉडीज फॉलोइंग नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम एक सर्टेन हाइट से ऑब्जेक्ट गिरने की बात करें तो जो ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेशन एक्वायर करता है उसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और स्मॉल लेटर जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए आई एम रिप्लेसिंग इट बाय जी. So this is the relation between gravitational constant and acceleration due to gravity. G is equal to gm by r square. अब आपको अगर जी कैपिटल लेटर जी जो कांस्टेंट है वो तो चेंज नहीं होगा। अब जैसे मैं अर्थ का कैलकुलेट कर रही हूँ तो मास m की जगह मास ऑफ अर्थ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, r की जगह रेडियस डालो और कैलकुलेट करो, यू विल गेट g वैल्यू एज 9.8 मीटर पर सेकेंड। फॉर इजी कैलकुलेशन हम उसका राउंड फिगर लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल्स की बात करते होगे, अगर स्पेसिफाई किया जाता है तो वी टेक द वैल्यू ऑफ जी एस 10। अगर मुझे मून की वैल्यू जाननी होती तो m जो है वो मास ऑफ मून हो जाता, r जो है वो रेडियस ऑफ मून हो जाता, ठीक है। सो स्मॉल लेटर जी और कैपिटल लेटर जी में क्या डिफरेंस है, एज द नेम सजेस्ट एक कांस्टेंट वैल्यू है, यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू है ये, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेशन एक्वायर किया जाता है वो बॉडी अगर अर्थ में है तो अर्थ का वैल्यू होगा जी। कहने का मतलब है कि जो कैपिटल लेटर जी है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू मासेस ऑफ 1 kg ईच सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, F इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, बराबर। सो इसमें से हमें मिलता है जी का वैल्यू, तो जी क्या होगा यहाँ पे, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम इंटू एम। यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी क्या हो गया, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जब ये जो मास है वो 1 kg हो और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो, 1 मीटर हो। तो ये कैपिटल लेटर जी किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर। सो स्मॉल लेटर जी हमें पता है कि इट्स एक्सेलरेशन एक्वायर्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। अब कमिंग बैक टू कैपिटल लेटर जी यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू यूनिवर्स में सेम ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन जो स्मॉल लेटर जी है उसकी वैल्यू फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ से या डिपेंडिंग ऑन हेवनली बॉडीज वो वैल्यू चेंज होता रहेगा, ठीक है। एक स्केलर क्वांटिटी है और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है। अब आगे देखते हैं। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, जैसे जी ऑन मून कितना होगा, वैल्यू ऑफ जी ऑन मून कितना है।
यहाँ पे जो जी बोला है दैट इज स्मॉल जी, नॉट कैपिटल जी चिल्ड्रन, दे आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल जी, ये होगा स्मॉल लेटर जी, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून कितना होगा, आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है क्या है, जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ मून। इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको वैल्यूज दिए हुए हैं कि देखो कैपिटल जी का तो आपको पता है कि ये कितना होगा 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ मून होगा 7.4 इंटू 10⁻22 केजीज, और जो रेडियस ऑफ मून है दैट विल बी 1740 किलोमीटर, यानी 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये वैल्यूज डालेंगे, आपको अप्रॉक्सीमेटली जी की वैल्यू आ जाएगी जो होगी अराउंड 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इजी, यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। अब जैसे मैं कह रही थी विथ ये जो स्मॉल लेटर जी वैल्यू है वो वैरी करता है, ठीक है। कैसे वैरी कर रहा है वो देख लेते हैं। अब कहाँ कहाँ वैरी हो रहा है, जैसे अगर बात करते हैं हम, पहला देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट डिपेंड ऑन इट्स मास एंड रेडियस, ये तो हमने फॉर्मूला पे देखा था। जितना ज़्यादा मतलब इट्स वैल्यू इज हाई इफ मास इज लार्ज एंड रेडियस इज स्मॉल। सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ऑन एवरेज स्केल। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है जी की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। जी की वैल्यू ज़्यादा है पोल्स पे और इक्वेटर पे कम है, और जी की वैल्यू जो सेंटर ऑफ द अर्थ है वो क्या है, जीरो है। ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, पॉइंट्स पॉइंट्स पे वेरिएशन आता है, बट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इट इज जीरो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस, जैसे एक हुआ कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी क्या होती है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। जो कुछ भी हो उनका मास उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स उसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं, बराबर। लेकिन ग्रेविटी क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सर्टेड बाय अ बिग बॉडी, जैसे अर्थ की बात हो रही है, मून की बात हो रही है, या एक सन की बात हो रही है, ऑन अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट नियर इट्स सरफेस, उसको हम कहते हैं ग्रेविटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या एक पर्टिकुलर केस है ग्रेविटेशन का, समझ गए। ग्रेविटेशन क्या हुआ, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का, कोई भी एनी टू ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटी जो होता है वो कोई एक बड़े ऑब्जेक्ट और उसके पास का जो एक छोटा ऑब्जेक्ट है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रेजेंट होता है उसको हम ग्रेविटी नहीं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो ग्रेविटी है इट्स अ पर्टिकुलर केस ऑफ ग्रेविटेशन, ओके। अब इक्वेशंस क्या क्या है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, तो वो जैसे हमने देखा था जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है उसी को चेंज कर रहे हैं। जैसे मैं बता दूं, पहला जो जनरल इक्वेशन हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो वो हो जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। आप देख रहे हैं ए का क्या हो गया, g लिख दिया हमने, ए को रिप्लेस कर लिया बाई g। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s के जगह हाइट होगा, राइट, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ए के जगह हो गया g। ऑलराइट, अब जो थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। समझ गए, तो एस एच हो जाएगा और जो ए है वो जी हो जाएगा। अब जो कुछ चीजें जो आपको याद रखना है वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, आप याद रखिएगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा हो नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी जो जी वैल्यू है उसको हमें, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो जी वैल्यू जो है वो हमें पॉजिटिव लेना है।
अगर कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो जी वैल्यू आप क्या लेंगे, या अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है तो जी वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव। और एक और बात कि जब भी हम किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हो फ्रॉम अ हाइट, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी यू जो है वो जीरो होगा, और अगर वर्टिकली अपवर्ड अगर हम थ्रो कर रहे हो उसको, तो जो फाइनल वेलोसिटी है v वो जीरो होगा। जब ड्रॉप कर रहे हैं तो u क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब थ्रो कर रहे हैं तो v क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जो टाइम टेकन होता है, ठीक है, टू रेस टू अ हाइट एंड टू फॉल बैक, यानी गया जाने का और वापस आने का जो टाइम है, दैट विल रिमेन सेम। सो दीज विल हेल्प यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। पहला, अ बॉल इज थ्रोन अप विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे मैंने बोला उसको थ्रो किया जा रहा है ऊपर की तरफ, तो आप क्या लेंगे, v0 लेंगे। और बोला है कि इट्स मूविंग विथ 15 मीटर पर सेकेंड, तो u हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। इट्स थ्रोन अप, इसीलिए g वैल्यू क्या आप लेंगे, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हाइट पूछा है तो वी हैव यूज थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। उसमें सब्सटीट्यूट किया है और आपको h मिल गया 11.48 मीटर। वेरी सिंपल। आपको बस जो मैंने पहले जो बताया था रूल्स वो याद रखना है, न्यूमेरिकल्स विल बिकम रियली इजी फॉर ऑल। नेक्स्ट जो है, अ क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। ड्रॉप किया जा रहा है तो हमें क्या जीरो लेना है, इनिशियल जीरो लेना है, तो u जीरो हो गया यहाँ पे। हाइट दिया है, डिस्टेंस दिया है, h 20 मीटर दिया है, और आपको g पता है, ड्रॉप किया है तो g यू हैव टू टेक पॉजिटिव, तो हमने यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया। v कैलकुलेट करना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, सब्सटीट्यूट कर दो तो v वैल्यू आ गया। अब ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तब की बात हुई। अब 2 सेकेंड बाद का अगर मुझे कैलकुलेट करना है बोला है, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, आपको टाइम ढूंढना है ना। u पता है, अब v पता है आपको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको मिल जाएगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस डी टी में सब्सटीट्यूट कर दो, तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सिंपल। अब जो हम टर्म्स देखेंगे वो है मास एंड वेट। मास क्या होता है, वेट क्या होता है। मास हमें ऑलरेडी हमें पता है कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, या जो हम मटेरियल बोलते हैं, जो क्वांटिटी कंटेन्ड होता है उसको हम कहते हैं मास। और ये हमें पता है कि ये कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो एसआई यूनिट है दैट इज केजी। यानी ये जो मास है वो हमेशा जो जिसको हम स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एनीवेयर एंड एवरीवेयर इट इज कांस्टेंट, यानी वो जगह से जगह चेंज नहीं होता। और कभी भी कोई भी बॉडी का जो मास है वो जीरो नहीं होगा। एक कुछ तो वेट या मटेरियल से तो बना होता है वो, तो उसका तो एक मास होगा ही होगा, इट कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, अब जब बात करते हैं वेट का, वेट क्या होता है एक्चुअली, वेट फोर्स होता है जिससे वो अट्रैक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट या बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इसीलिए जो फॉर्मूला है वेट का वो इसी में से आता है, F इज इक्वल टू एम ए। तो मैंने अभी बताया फोर्स क्या है, वेट ही है। वेट क्या है, फोर्स ही है, तो मैंने F के जगह W लिखा, W इज इक्वल टू एम जी। तो वेट का फॉर्मूला क्या हुआ, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस किया जाता है बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, उसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखते हैं, जिसको स्मॉल लेटर g से लिखते हैं। तो जो जैसे मैंने बोला वेट क्या है, वो फोर्स है विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो F के जगह मैंने W लिखा और वो हो गया W इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, जैसे स्प्रिंग बैलेंस है, दैट विल हेल्प यू टू मेजर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो जो स्प्रिंग बैलेंस करता है वो आपको वेट बताता है, ना कि मास। जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का ऑन द मून, वो 1/6 होता है ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। मतलब मैं मास की बात नहीं कर रही हूँ, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, मैं वेट की बात कर रही हूँ। मतलब अगर अर्थ में आपका वेट 60 kgs है, तो वो मतलब वेट जो है वो मान लेते हैं 60 है, ठीक है, 60 न्यूटन है,
तो वो मून में क्या हो जाएगा, इसका 1/6 हो जाएगा, दैट विल बी 60 डिवाइडेड बाई 6, 10 न्यूटन। आई एम टॉकिंग अबाउट वेट चिल्ड्रन, नॉट मास। ठीक है, ऑलराइट। तो इसी का डिफरेंस जो है, एसआई यूनिट तो सेम रहेगा, जितना फोर्स मैंने जैसे बोला वेट क्या है, फोर्स ही है, तो एसआई यूनिट फोर्स का ही होगा, वेट का भी। सो एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। तो जैसे मैंने बोला वेट 0 हो सकता है अगर ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि वेट किस पे डिपेंड कर रहा है, एम और जी पे, मतलब मास तो कांस्टेंट है, तो वेट विल बी डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन व्हाट, जी वैल्यू। तो अगर जी को 0 होता है तो वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया है फॉर्मूलाज, डेफिनेशन, उसी को डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट को डेफिनेशन, फॉर्मूला, क्वांटिटी टाइप, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ऐसे करके कैटेगराइज किया है, सो दैट इट इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय एवरीवन। ओके, अब वैसे तो इफ यू वांट टू नो कि वेट ऑन मून 1/6 कैसा हुआ, इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट दैट। ठीक है, वी ऑलरेडी नो कि आपको फॉर्मूला तो पता ही है जी का, स्मॉल लेटर जी का। तो आपने अब जब स्मॉल लेटर जी ऑन अर्थ आपको पता है कि कितना है, ऑन अर्थ स्मॉल लेटर जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। और जो मून में है जी वैल्यू दैट इज 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप बस ये कैलकुलेट कर लो कि जी ऑफ मून बाय जी ऑफ अर्थ कितना है। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1/6, करेक्ट। तो वेट क्या हो जाएगा, मतलब इसमें से क्या मिला मुझे, जी एम इज इक्वल टू, यानी एक्सेलरेशन ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ये रिलेशन मिला मुझे इसमें से, बराबर। इसी को मैं अगर वेट के फॉर्मूले में डालूं, वेट ऑफ मून इज इक्वल टू मास जो कांस्टेंट है, ठीक है, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, राइट। सिमिलरली अर्थ का निकालो, सो मास ऑफ अर्थ इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, ऐसे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको जस्ट डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा, वेट ऑफ मून इज 1/6 द वेट ऑन अर्थ, क्योंकि यहाँ पे जी एम की जगह आप क्या लिखेंगे, 1/6 ऑफ जी ई लिखेंगे। यही हमने प्रूव किया था अभी लास्ट स्लाइड पे, राइट। सो इट्स अ रिलेशन। अगर अर्थ में अगर वेट है 100, या मान लेते हैं 120 न्यूटन, तो मून में वो हो जाएगा 120/6, 20 न्यूटन, ऑलराइट। ठीक है।